गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और शुरुआत करने जा रहे हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की। और आज है 19 जुलाई। तो कल था 18 जुलाई, कल रविवार था, मतलब संडे था। तो संडे में करंट अफेयर्स उतना ज़्यादा रहता नहीं है, तो इसलिए संडे का करंट अफेयर हम मंडे को ही ऐड कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन की। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मतलब ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट काम है, बाकी बस आपको पढ़ना है और रिवीजन करते रहना है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के बिलासपुर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो क्या है कि जो मोदी जी का फंड है उससे ये पैसा लेकर के, जो कोविड फंड है एक, उससे पैसा लेकर के लगभग 1500 प्लांट्स लगाए जाने की बात की जा रही है। तो 1500 प्लांट्स लगाए जाएंगे ऑक्सीजन के, क्योंकि अब तीसरी लहर आ रही है तो ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार से कमी ना पड़े, इसलिए ये 1500 प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर बिलासपुर, जो कि रामपुर के पास स्थित है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है और उत्तर प्रदेश की ये बात हम कर रहे हैं। तो आपको बताना है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की, तो इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी जी। मुख्तार अब्बास नकवी जी जो हैं ये हो जाते हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। मैं पेन चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को आंसर अच्छे से दिखाई दे सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक बार ध्यान दे दीजिए कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर में बिलासपुर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितने एथलीट और 88 सदस्यों के साथ भारतीय दल टोक्यो ओलंपिक के लिए गया है। तो जल्द ही टोक्यो ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं। ये 22 जुलाई या 23 जुलाई के आसपास से इनकी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर जो भारतीय दल था, जो मतलब यहाँ होने वाले जितने भी खेल हैं उनमें भारत का नेतृत्व करेगा। तो इन लोगों को टोक्यो ओलंपिक के लिए जापान रवाना कर दिया गया कल। और अनुराग ठाकुर जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, खेल मंत्री, ये यहाँ पर उपस्थित है। और इसके साथ साथ में जो कैबिनेट, जो बात करें खेल राज्य मंत्री जिनका नाम है निशित, ये भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो इन दोनों की अगुवाई में यहाँ पर इन लोगों को टोक्यो में भेजा गया है। तो अगर हम बात करें, इसमें 54 एथलीट हैं, 54 एथलीट के साथ साथ 88, कुल 88 सदस्यों का ये जो दल है इसको भेजा गया है टोक्यो में। तो इसमें पीवी सिंधु और बहुत विनेश फोगाट जैसे बड़े बड़े लोग, जो खिलाड़ी हैं, ये भी भेजे गए हैं क्योंकि इन लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं कि इस टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने स्वर्ण पदक की प्राप्ति होती है। और जो इनके परिवार वाले हैं उनके भी बयान लगातार आते रहते हैं। विनेश फोगाट जी के जो पिताजी हैं उन्होंने बयान जारी किया है कि कहा है कि यदि विनेश फोगाट जी गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं तब ही वो उनको लेने एयरपोर्ट जाएंगे, अदरवाइज़ वो उनसे मिलने नहीं जाएंगे। तो विनेश फोगाट के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि उनके लिए गोल्ड मेडल जीतना बहुत ही आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको याद रखना है 54 एथलीट्स भेजे गए हैं और कुल मिलाकर कितने 88 सदस्यों का दल भेजा गया, 88 मेंबर्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व मंत्री श्री देवानंद भाई सोलंकी का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित थे। देखिए, जिनका निधन होता है तो उनमें से वो लोग बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं जिनके निधन पर शोक स्वयं प्रधानमंत्री व्यक्त करते हैं, ट्विटर पर कमेंट लिख करके या अपनी पोस्ट डाल करके। तो ऐसे जब किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया जाता है तो वो व्यक्ति स्वयं में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ट्वीट करके ये बताया गया था कि गुजरात के ये पूर्व मंत्री जिनका नाम था देवानंद भाई सोलंकी, इनका निधन हो गया है। और ये गुजरात से संबंधित थे। गुजरात जो कि मतलब अगर हम देखें, मोदी जी का भी एक होम टाउन हम कह सकते हैं या होम स्टेट कह सकते हैं रहा है। तो यहाँ पर देवानंद भाई सोलंकी जी का निधन हो गया है, जिसकी पुष्टि जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में नादुरबार स्थल चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है। इस प्रकार के स्थल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नादुरबार स्थल जो है वो चर्चा में रहा है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर अभी एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई और उसके बाद पीएम ने यहाँ पर इनकी मदद के लिए पीएम केयर्स फंड जो है उससे पैसा देने की बात कही है कि लोगों को मदद पहुँचाई जाएगी जिन लोगों को क्षति पहुँची है।
जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को सहायता पहुंचाई जाएगी। तो महाराष्ट्र में नादुरबार स्थल चर्चा में रहा था, यहाँ पर दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद दुर्घटना में जो क्षतिग्रस्त लोग हुए हैं उनको मदद की बात प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जी की बात करें, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे ये नेल्सन मंडेला जी। इन्होंने वहाँ पर अश्वेतों के लिए बहुत सारे कार्य किए, उनके लिए लगातार ये लड़ाई लड़ते रहे, जिसकी वजह से ये जेल भी गए थे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला की दक्षिण अफ्रीका में जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो इसीलिए इनके जन्म दिवस को 18 जुलाई को ही इनका जन्म हुआ था, तो इनके जन्म दिवस को कह सकते हैं कि यहाँ पर यादगार रखने के लिए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का आपके लिए पहला प्रश्न ये है कि नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है, मतलब जो इन्होंने अपनी जीवनी लिखी है, उसका नाम क्या है? तो आपको इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 15 जुलाई 2021 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब जीएसटी लागू किया गया था तो जो राज्य सरकारें थी उन्होंने कहा कि अचानक से जीएसटी लागू करने पर हमको बहुत सारा नुकसान होगा राजस्व में। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा था कि तुम जीएसटी लागू करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। तो राज्य सरकारों ने जीएसटी लागू कर दिया। उसके बाद अब सरकार जो है धीरे धीरे करके इनको भरपाई दे रही है। तो जीएसटी की भरपाई के रूप में 75,000 करोड़ रुपए जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिए गए हैं। तो 75,000 करोड़ रुपए, ये 75,000 करोड़ रुपए जो हैं केंद्र सरकार ने ये भी उधार लिए हैं, उधार लेकर के दिए गए हैं। ये ऋण के रूप में लिए गए हैं। जो सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं उनको बेचकर कुछ रुपए लिए गए हैं। तो आपको इसका प्रोसेस पता होगा कि सरकार पैसा कैसे लेती है, आरबीआई से कैसे लेती है। तो ये सारा प्रोसेस इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए जीएसटी की जो भरपाई है वो राजस्व के रूप में जो जीएसटी की भरपाई है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को की है। तो आपको याद रखना है ये अमाउंट की 75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा से आप पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन है कि शिरोमणि अकाली दल ने संसद के आगामी मानसून सत्र में 3 विवादास्पद कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। दूसरा है कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए इस पर 25 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। और तीसरा जो कथन है वो ये है कि स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा कथन हो जाता है। तो आपको पता है कि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है सरकार का। तो मानसून सत्र यहाँ पर शुरू होने से पहले ही स्थगन प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है। और ये स्थगन प्रस्ताव जो होता है वो सरकार की निंदा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है कि सत्र शुरू होने से पहले इस प्रकार का प्रस्ताव यदि लाए जाने की बात चलेगी सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी के समान ये माना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्थगन प्रस्ताव की, तो इसमें जो कथन, जो पहले उत्तर देख लेते हैं, इसमें पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा कथन जो है वो गलत है। इस पर विचार करिए, एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। पहला कथन है कि शिरोमणि अकाली दल ने संसद के आगामी मानसून सत्र में 3 विवादास्पद कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। शिरोमणि अकाली दल जो पहले ही इन्हीं के साथ एनडीए में शामिल था, लेकिन उसके बाद वो एनडीए से बाहर हो गया था। तो यहाँ पर ये इसके खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए इस पर 25 सांसदों के नहीं बल्कि 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो अगर 50 सांसद इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो इसे लाया जा सकता है। फिर है स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसे केवल लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि सरकार की निंदा का प्रस्ताव होता है, तो इसमें राज्यसभा के लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है नाथूराम गोडसे गांधी के हत्यारे की सच्ची कहानी जीवनी के लेखक कौन है। तो इनकी ये जो जीवनी है, जिन्होंने ये जीवनी लिखी है, ये लगभग 2022 में आएगी। इन्होंने इसकी घोषणा की है। और ये नाथूराम गोडसे, जिनको गांधी के हत्यारे कहा जाता है, इनकी सच्ची कहानी है, इनकी जीवनी है कि किस प्रकार से उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों उन्होंने गांधी की हत्या की, क्या कारण रहे थे। मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूँगी, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। तो उसमें नाथूराम गोडसे के जो अंतिम शब्द थे, जब उन्होंने जो आखिरी बयान कोर्ट में दिया था, वो बयान है जो लगभग ऐसे 30 से 35 मिनट का है। उसको आप सुनिएगा और उसमें आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा था उनके दिमाग में, क्या सोच कर उन्होंने गांधी जी को गोली मारी। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि मुझे पता था कि इसके बाद लोग मेरे बहुत विरोधी हो जाएंगे और मुझे एकदम देशद्रोही का दर्जा दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं किसी और की नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने जा रहा हूँ। लेकिन ये सब सोचने के बाद भी मैंने सिर्फ देश को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया, और जो ये समझ सकते हैं वो इस कदम की सराहना भी करेंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप उस कदम को अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो नाथूराम गोडसे गांधी के हत्यारे की सच्ची कहानी, ये धवल कुलकर्णी जी के द्वारा लिखी गई जीवनी है। आने वाले समय में देखते हैं कि इन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है। ये तो पढ़ने की एक्साइटमेंट मुझे भी हो रही है कि मुझे भी पढ़ना है कि इन्होंने इनकी जीवनी में क्या क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर, जिसको कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया था। तो 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी 31 अक्टूबर 2019 में। तो यहाँ पर दोनों का उच्च न्यायालय एक ही हुआ करता था और उसका नाम जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय था। लेकिन यहाँ पर लद्दाख की कहीं पर अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए इसका नाम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। तो अब इसका नाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय होगा। यहाँ पर परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 6 मार्च के आसपास ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें सीटों की संख्या ऐसा कहा जा रहा है कि 84 से बढ़ाकर 90 कर दी जाएगी। तो आगे क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा कि सीटों की संख्या कितनी की गई है, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हुई है, वो हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। लोग फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा कि यहाँ के उच्च न्यायालय का नाम अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को MH-60R हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। MH-60R ये जो हेलीकॉप्टर हैं, ये भारत को सौंपे गए हैं अमेरिका के द्वारा। अमेरिका को ये ऑर्डर दिया था भारत ने 24 हेलीकॉप्टर का, जो कि भारत को सौंपे गए हैं MH-60R हेलीकॉप्टर। तो ये अमेरिका के द्वारा दिए गए हैं और इनको बनाया किसने है, तो लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है अमेरिका की, उनके द्वारा ये निर्मित किए गए हैं, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को जो बिजली का बिल आता है ना, उस पर सब्सिडी देने की बात करी है। 1000 रुपये की सब्सिडी ये सरकार के द्वारा दी जाएगी। 1000 रुपये की राशि याद रखिएगा, क्योंकि 1000 रुपये की ही सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी, अनुदान राशि जिसे आप बोलते हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी पहल की गई है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप देखते हैं ना ट्यूबवेल चलता है तो बिजली का बिल बढ़ता है। उसी के द्वारा जब मशीनें चलाई जाती हैं कटाई के लिए, और बहुत तरीके की मशीनें होती हैं। फ़िलहाल मुझे इतना कृषि के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिजली की खपत बहुत ही ज़्यादा होती है जब यहाँ पर कटाई का सीज़न होता है। तो क्या होता है कि ऐसे में किसानों के ऊपर बिजली का भी बोझ बढ़ता है, और अगर अच्छे दाम कृषि जो उनकी खेती होती है, जो उत्पाद होता है, उसके अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं, तो वो बिजली का बिल भी उनके लिए बोझ जैसा हो जाता है। तो ऐसे में सरकार ने 1000 रुपये की उनको मदद करने की बात की है कि जो भी बिल होगा उस पर 1000 रुपये की सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर आपको देना है कि नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।